हेलो नमस्कार, मैं अनिल सक्राव और क्लास 12 का आज में शुरू कर रहे हैं सीबीएसई का सिलेबस। ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है वो सभी में सेम है। आरबीसी में से राजस्थान बोर्ड और जो सीबीएसई बोर्ड है वो दोनों में ही सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑल ओवर इंडिया सभी में लगभग फिजिक्स का सिलेबस सेम है। कहीं एक चैप्टर को 2 पार्ट में कर दिया, कहीं एक साथ दे दिया, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज की थोड़ी जो प्रॉब्लम है वो रहती है। तो यहाँ ज्यादातर जो है वो ये रिटन वर्क जो है वो इंग्लिश में ही करेंगे। तो और दूसरा सीबीएसई के जो चैप्टर वाइज टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जो सीबीएसई के बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, खासकर मॉडल स्कूल के जो गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है राजस्थान में वो सीबीएसई पैटर्न पर है, तो उनके लिए हमने ये शुरू किया है। ये आज से डे फर्स्ट है और आज से हम इसका सिलेबस शुरू कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट। और इसमें आप डे वाइज ही देखते रहे। अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता है, आपके पास बुक नहीं है या कंटेंट नहीं है, तो आप इसको डे वाइज देखते रहे। आपको तो यूट्यूब पे जब मैं अपलोड करूंगा इसे, आपको यूट्यूब पे जब मिलेगी वीडियो, तो वहां डे 1 से आपको राजस्थान बोर्ड के यानी हिंदी मीडियम के वीडियो भी अवेलेबल है और सीबीएसई के भी आज से शुरू हो जाएंगे। तो सीबीएसई वालों में क्या होगा, स्टार्टिंग में सीबीएसई लिखा होगा, डे 1 ब्रैकेट में 12th लिखा होगा और उसके आगे सीबीएसई लिखा होगा। तो आपको सर्च करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यानी सीबीएसई वाले पैटर्न अगर आपको देखना है तो सीबीएसई लिखा होगा, और आरबीसी वाला देखना है तो अब से अभी तक जो हमने वीडियो बनाई थी उनमें आरबीसी लिखा नहीं है, क्योंकि बनाई आरबीसी की थी, इसलिए 50 तक 54 तक हो गई है, लगभग 55 करेंगे आज। तो अब उसमें आरबीसी लिखना शुरू कर दिया। तो 1 से लगभग 50 या 52 तक की वीडियोस में आगे आरबीसी नहीं लिखा है, तो आरबीसी है वो नहीं लिखा है। तो लेकिन सीबीएसई की क्लासेस वही होंगी जिसके अंदर हेडिंग में सीबीएसई लिखा होगा, वही सीबीएसई क्लासेस होंगी। इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मैं पहले आपको ये चीजें क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम सिलेबस शुरू करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट से पूछा जाता है। जो बड़ा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, वो यहाँ से लिया जाता है। तो अपना इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसके थोड़ा बेसिक के बारे में समझेंगे। जब हम इसके डिस्कस करेंगे तो जो डेफिनेशन या थोड़ा बहुत जो डेरिवेशन पार्ट है वो तो हम करेंगे पूरा क्लियर। डेफिनेशन वाला जो पार्ट है उसको हम हर चीज को लाइन टू लाइन ऐसे नहीं लिखेंगे, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आपसे अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना। बाकी जो नोट्स है तो नोट्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा आपको। अभी उसमें समय लगेगा, लगभग 20-25 दिन के बाद में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिसको भी चाहिए कि हम जो बाय स्पीड पोस्ट है वो आपके होम एड्रेस पे या स्कूल के एड्रेस पे आपको पहुंच जाएंगे। बाकी जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको बता दी जाएगी। फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हमें चैप्टर फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोई टॉपिक नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पार्ट है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we learn about static charge. किसके बारे में सीखते हैं हम? We learn about static charge. Static charge क्या है? Static charge का मतलब है there is no motion in charge. चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह पर स्टेबल है, तो वो स्टैटिक चार्ज है। अब इससे रिलेटेड, स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, लॉज हैं, इफेक्ट्स हैं, वो सारे किसमें आएंगे? वो सारे आएंगे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we can discuss about the properties, laws and effects of the static charge. अब ये डेफिनेशन पढ़ ली, अपने इसको लिखेंगे तो बेवजह पर 5 मिनट वेस्ट करें, इसलिए आपको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर रिवाइज कर देता हूँ इसको। What is electrostatics? Electrostatics is a branch of physics, is a part of physics in which we can discuss about the properties, laws and effects of a static charge.
देयर इज अ नो मोशन इन चार्ज। अब एक वर्ड आ गया यहाँ चार्ज। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, चार्ज की। जो इनिशियल बातें वो सारी कुछ बेसिक चीजें, सिंपल चीजें हैं जो हमें नॉर्मली पता भी होंगी आधे से ज्यादा, क्लास 10 तक आ जाते हैं, उनको बारे में थोड़ा सा जनरली डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। उसके बाद में इसके मेन टॉपिक्स जो है वो शुरू होंगे, फिर हम कैलकुलेशन पर पहुंचेंगे, फिर सोल्व करेंगे। तो चार्ज क्या है, अब ये पूछ रहे बड़ी चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच पार्ट है, ये कंप्लीट पार्ट है, कंप्लीट बुक है जिसको शॉर्ट में 12th में लगा रखा है। बाद में कॉलेज में जाते हैं, हायर स्टडीज में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुक हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ चार्ज क्या है, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी है, क्या करती है, दिस इज डिस्क्राइब्ड अबाउट द करंट, अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें डिफाइन करना हो, फोर्सेस को, कूलॉम फोर्स को डिफाइन करना हो, इन वही बात में इनके लॉज जो है उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उनको डिफाइन करने में इसका यूज करते हैं। तो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन डिस्कस अबाउट द करंट एंड about electric field और force। अब इस जो क्वांटिटी है इसकी जो यूनिट है चार्ज की जो यूनिट है वो यूनिट होती है कूलॉम। चार्ज की जो यूनिट है अब इसमें वो होती है कूलॉम। आगे हम चार्ज से रिलेटेड कूलॉम फ्लो भी पढ़ेंगे, कूलॉम होते हैं, इसको लिखते हैं सी से। अब यहां हम इसका न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अब इसकी अगर मान लो डायमेंशन निकालनी है, जैसे 11th क्लास के टॉपिक का डायमेंशन, हमें डायमेंशन निकालनी है तो हम इसकी डायमेंशन हर टॉपिक की आप जैसे 11th में निकालिए, किसी को नहीं भी आती है तब आप उसे सीख लें डायमेंशन निकालने के लिए, और आई भी डालें हर टॉपिक की डायमेंशन निकालें, क्योंकि बाद के कंपटीशन एग्जाम्स में हर एग्जाम में डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है। अब जैसे चार्ज की निकालनी है, चार्ज की, तो डायमेंशन सोल्व करने के लिए अपने पास क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल यूनिट्स है ये 7। अगर उनमें कोई वैल्यूज है तो उसको डायरेक्ट लेते हैं, नहीं है तो हम वैल्यूज को में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एरिया की निकालनी है, ठीक है, एरिया, अब एरिया की डायरेक्ट जो है वो कोई हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसके लिए एरिया की डेफिनेशन ले लो। अब डेफिनेशन जब एरिया लिख रहे हैं तो किसी का भी एरिया ले लो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर, किसी का भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम स्क्वायर का लें तो क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड क्या है, डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, मीटर से, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। अगर आपको यूनिट पता है तो भी आप उसे बता सकते हैं, नहीं पता है तो उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला यूज कर लें, हमें क्लियर पता चल जाएगा। अब जैसे अब देखें नॉर्मली क्या लेते हैं, एल टी ए ये लेते हैं सारे वैल्यूज, केल्विन, टेम्परेचर। तो ये एम फॉर क्या होता है, एम फॉर मास होता है, यहाँ एल फॉर लेंथ होती है, टी फॉर टाइम होता है। ये सब जो बेसिक चीजें हैं ज्यादातर 11th में आ चुकी हैं, लेकिन इनको ध्यान रखो 12th में हम इनको सीखेंगे नहीं, 12th में केवल इनका यूज करेंगे। तो नहीं आती तो थोड़ा सा स्टार्टिंग के पोर्शन में इसकी तो प्रैक्टिस थोड़ी कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये किसके लिए है, एम्पियर है, करंट के लिए है, ठीक है, इसीलिए केल्विन जो है वो किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए, और इंटेंसिटी भी होती है यहाँ, ठीक है, उसके लिए यूनिट जो है वो कैंडेला लेते हैं, और एक मोल भी यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट है, उनका ज्यादा यूज नहीं करते हमें। तो ये m जो मीटर डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, l देन l2 हो गया। तो इसको क्या लिख देते हैं, m0 l2 t0, क्योंकि नॉर्मली क्या mlt ज्यादा यूज होता है, तो हर जगह बुक्स में इसको mlt फॉर लेते हैं, mlt। तो जो वैल्यू नहीं है इसका मतलब उसकी पावर क्या अप्लाई कर दो, 0 अप्लाई करते हैं। अब देखिए इसको आगे, इसकी निकालनी है चार्ज की, तो इनमें तो कोई चार्ज आता ही नहीं है, इन जो 7 यूनिट्स है इनमें चार्ज नहीं आता, इसलिए आप देख लो
कि चार्ज जो है वो किस वैल्यू में, किस फॉर्मूले में आता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें। सिंपल इलेक्ट्रिक करंट की अगर डेफिनेशन ले तो क्या होता है, I is equal to Q by T, then I is equal to Q by T, then Q is equal to क्या होगा, I multiply by T। I क्या है, I करंट है, और करंट की जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर, तो इसको A लिखेंगे, और ये इसकी यूनिट क्या है, T है, तो क्या हो गई AT। तो यहां से इसकी डायमेंशन जो है वो क्या आ गई, AT। अब इसे लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, A1 T1, या पूरा लिखें तो M0 जो नहीं है उसकी पावर 0, क्योंकि किसकी पावर 0 तो 1 हो जाएगी। M0 L0 T1 और A1 ऐसे लिख दो। तो कैसे भी कंपटीशन एग्जाम्स में इनको ऑप्शन में जब देखते हैं तो किसी भी फॉर्म में लिख देते हैं। ये तो आ गई बात डायमेंशन की। अब हम डायमेंशन की बात नहीं करेंगे, अब हम आगे जो टॉपिक है उनकी बात करेंगे। तो डायमेंशन जो है वो जब भी टॉपिक आएंगे हम नहीं सोल्व करेंगे, उसे आप उसे खुद सोल्व कर लें। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो उसका सॉल्यूशन हम आगे जब भी प्रॉब्लम क्लास करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं चार्ज की, हम बात कर रहे थे, ये तो हो गई यूनिट की बात। अब चार्ज में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो यूनिट है उसके भी टाइप्स हैं और उनका यूज किया जाएगा न्यूमेरिकल्स में। तो आप ये बात जरूर नोट कर ले, नोट डाल के, कि यहाँ जो चार्ज की यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम, उसको किस किस फॉर्म में शो कर सकते हैं। उसको मिली कूलम में शो कर सकते हैं, क्वेश्चन में मिली कूलम, माइक्रो कूलम, जैसे मीटर डिस्टेंस है वैसे ही मिलीमीटर दे दिया, और माइक्रोमीटर दे दें, नैनोमीटर दे दें, पिकोमीटर दे दें, फर्मी दे दें, तो उनको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है ऐसे यूनिट सिस्टम में। और ऐसा यूनिट सिस्टम में डिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है, तो फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, इसलिए हम अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ 1 मिली कूलम अगर दें, मिली कूलम, इसको 1 mc लिख दें, तो इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻³ 2 है तो 2 मिली कूलम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 एग्जांपल ले रहे हैं ये कूलम। यानी जब भी आपको वैल्यू पुट करनी है तो इसको आपको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं फिर 1 माइक्रो कूलम, म्यू फॉर माइक्रो है, ये ध्यान रखना, म्यू का मतलब है माइक्रो। तो इसका मतलब होता है 1 × 10⁻⁶ कूलम। फिर आता है 1 नैनो कूलम, नैनो है, इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁹ कूलम। और फिर आता है 1 पिको कूलम, पिको, इसका मतलब होता है 1 × 10⁻12 कूलम। फर्मी कूलम भी आता है। ज्यादातर जो यूज होते हैं वो इनका ज्यादा यूज किया जाता है, बाकी आप इन चारों के बारे में ध्यान रखें। आगे हम कैपेसिटर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब कैपेसिटर के अंदर भी ये बात फिर आएगी। वहां कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस लेते हैं, उसकी यूनिट फैराड होती है, तो फिर वही बात फैराड किस में आ जाएगा, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिली का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है, 1/1000 पार्ट। किसी 1 का कितना पार्ट ले लें, 1000 पार्ट ले लें, इसके 1000 टुकड़े कर दें तो वो यूनिट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी मिली में। तो ये पावर कितनी है, 1/10³ है, तो ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। इसी तरह माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में क्या होगा, 10⁻⁶, नैनो में -9 और पिको में -12। ये बात आप जरूर ध्यान रखें, इनको हम आगे यूज करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, इससे आगे के मेन टॉपिक्स में पहुंचेंगे। अभी हम चार्जेस की बात कर रहे हैं। चार्जर की बात की गई फिजिकल क्वांटिटी है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से, फोर्स से रिलेटेड वैल्यूज को डिस्क्राइब करने में हम इनका यूज करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। अभी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इतनी बातें है नहीं है। टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, अब चार्जेस के बीच में क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर अपोजिट चार्ज है, अब इसकी जगह अगर दोनों माइनस हो जाए तो भी क्या होगा, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो भी इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर हो जाए
तो यहाँ देखें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये तो बात हो गई इसकी टाइप्स ऑफ चार्जेस की। अब बात करेंगे कि जो मटेरियल्स है उनको कैसे चार्ज किया जाता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के मेथड्स की बात करेंगे। उसके लिए उससे पहले हम इसके लिए कंसेप्ट पढ़ेंगे, समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में हम उसकी बात करेंगे कि कैसे इसके जो टाइप्स हैं, मेथड्स हैं चार्जिंग की, कैसे चार्जिंग की जाती है, यानी कोई भी जो वस्तु है वो कैसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से कैसे चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज से कैसे चार्ज होगी, तो उसकी हम जो प्रोसेस है वो फिर देखेंगे। इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप डाल लें, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है इसको समझ लेते हैं और फिर चार्जिंग की प्रोसेस उसके बाद इजी वे में पता चल जाएगी कैसे होती है। कोई भी बॉडी है, मटेरियल है, वो किससे, एटम से मिलकर बना है, स्मॉलेस्ट पार्ट इज एटम। और एटम का जो न्यूक्लियस है, देयर इज टू पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। Proton have a positive charge and neutron have a zero charge. There is a no charge at neutron and there is a positive charge at proton. It means nucleus is a completely positively charged part. It means nucleus is completely positively charged part of any atom. इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, तो 5 न्यूट्रॉन पे तो 0 है, चार्ज है, एक पे भी 0, 5 पे भी 0, तो टोटल चार्ज न्यूट्रॉन का तो क्या 0, और प्रोटॉन पे सारा प्लस है, तो टोटल क्या हुआ, इसका मतलब न्यूक्लियस जो है हमेशा कैसा पार्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, कंप्लीटली पॉजिटिव है। अब इसके चारों क्या होता है, सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। सेल्स पे डिपेंड करेगा कि किसमें कितने हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड बात है कि 1s2 2s2 2p6 इसमें कितने होंगे, लेकिन जैसे जैसे देखेंगे ये ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज होती जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कि इनके बीच की डिस्टेंस देखें तो कम है, सेकेंड ऑर्बिट में देखें तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, थर्ड ऑर्बिट में देखें तो डिस्टेंस क्या है, फोर्थ ज्यादा है। कोई भी जो फोर्स होता है, कोई भी फोर्स है, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो 11th में भी अच्छे से आ जाता है, जिसे ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। ये बात हर जगह वहां हम लिखते हैं F = Gm1m2/r²। तो दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, उसके बीच की जो वैल्यू है, फोर्स की जो वैल्यू है, वो बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केल के। तो वही बात मैग्नेट में भी, वही बात हम मैग्नेटिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वो सबके अंदर ये बात कॉमन रहेगी कि हमेशा फोर्स जो है, कोई भी फोर्स हो, वो क्या होता है, यूनिवर्सल हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, इनके बीच का फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब फोर्स लग कौन सा रहा है, ये कौन सा पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, और ये कौन सा पार्ट है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, अभी हमने बात किया पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ इनके बीच में कैसा फोर्स अप्लाई होगा, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर। अब ये अट्रैक्शन फोर्स देखें तो यहाँ इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या है, ज्यादा होगा, पास है, क्योंकि क्या होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यहाँ फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिस्टेंस कम है, इनवर्सली है ना, तो F ज्यादा हो गया,
डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो फोर्स इनवर्सली है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस है ये इसको क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड रखते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होता रहता है किसमें, ऑर्बिट्स में, और बाहर नहीं निकलता है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहें तो ये क्या है, इसकी एनर्जी हम सोल्व करेंगे बाद में, एटम और ये न्यूक्लियस वाले चैप्टर हम पढ़ेंगे बाद में, उसके अंदर सोल्व करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो कितनी एनर्जी से इससे बाउंड है। तो यहाँ जितनी एनर्जी से बाउंड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, इसमें चार्ज पे, इस पे डिपेंड करेगी न्यूक्लियस चार्ज पे। तो उतना एनर्जी अगर हम इसको बाहर से दे दें, किसी भी मीडियम से दे दें, वो मीडियम जो है वही टाइप्स में आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को क्या यहाँ से फ्री किया जा सकता है। मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, अपनी तरफ खींच के रखता है बाय द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इसको क्या दे दें, एक्सटर्नल एनर्जी दे दें, बाहर से एनर्जी दे दें कहीं से, तो ये एनर्जी लेकर इस अट्रैक्शन से क्या हो सकता है, एक को किसी ने अगर खींच रखा है, पकड़ रखा है, और अगर उसको जितने जोर से पकड़ रखे हैं उससे ज्यादा जोर लगा खींचने में लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, वहां से फ्री हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ये यहां से क्या हो गया, बाय द एक्सटर्नल एनर्जी। ये बात आप जरूर ध्यान रखें, बाय एक्सटर्नल एनर्जी। सोर्स कुछ भी हो सकता है, वो बाद में बात करेंगे। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जाएगा, जिस बॉडी पे जाएगा उस बॉडी पे देखिए क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्ट है, नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव, इसका मतलब इस पे क्या आया, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब दिस बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलते हैं वहां क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उसको किससे शो करते हैं, जैसे अगर हम कहें हीलियम है और हीलियम प्लस है, केमिस्ट्री में यूज करते हैं। हीलियम प्लस का मतलब क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ले लिया यहां से एक इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे पॉजिटिव। इसका मतलब प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, वो प्लस को शो करता है। कहीं 2 प्लस लगा दें तो इसका मतलब वहां से कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। 3 प्लस लगा देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो तो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं वो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से ये एक अलग बॉडी, एटम की बात कर रहे हैं हम इसमें, तो एटम जो क्या है किसी बॉडी का पार्ट है, और ये कोई और हमने मान लिया और बॉडी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा है इसलिए क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। इस तरह से क्या हो जाते हैं, बॉडीज कैन बी चार्ज बाय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है, आप इस डायग्राम को बना के और इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि कैसे चार्जिंग कैसे होती है। तो चार्जिंग के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो किसी भी सोर्स से आ सकती है, उसकी हम इसके आगे बात करेंगे कैसे कैसे आ सकती है। उसके मेथड्स हैं, चार्जिंग बाय फिजिकली कांटेक्ट, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, 3 तरह के हम टाइप्स इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो एक बात और इसके अंदर हम करेंगे कि जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं वहां पर क्या होगा, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं वहां जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं वहां मास में भी चेंज होगा। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई की बुक में दे रखा है। मास के बारे में आप इसके साथ साथ भी ध्यान रखिए, कैलकुलेशन हम कर लेंगे कैसे चेंज होगा। अब अगर आप ये कहते हैं कि मान लो यहाँ से 500 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरी बॉडी पे रिप्लेस हो गए, तो फिर यहाँ मास में क्या चेंज हुआ, तो चार्ज में भी चेंज होगा और मास में भी। चार्ज के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो क्वांटाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे हम इसमें, उसमें बात करेंगे।
और मास की भी बात करेंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल और मासलेस पार्टिकल कैन नॉट पॉसिबल, यानी अगर हम कहते हैं मासलेस है, मास नहीं है, इसका मतलब वो पार्टिकल ही नहीं है। पार्टिकल है तो कुछ ना कुछ उसका मास होगा। तो हम ये एक मान सकते हैं दिस इज अ स्टोन, ए स्मॉल ए वेरी लाइट स्टोन। स्टोन है, पत्थर है, पार्टिकल है, तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ मास है। तो जितना मास है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ रिप्लेस हुआ है, इसका मतलब उतना मास भी यहाँ से यहाँ रिप्लेस हुआ है। तो दूसरी बात ये इसके अंदर कि जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां पर चार्ज तो आएगा, उसके साथ साथ मास इंक्रीज होगा। ये पूछ लेते हैं कहाँ इंक्रीज हो रहा है मास, कौन से थोड़े अपने कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले, कहाँ पहुंचे, क्या हुआ। तो जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो एक बात तो ये जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं इस बॉडी पर, तो क्या होगा, चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। दूसरा मास क्या होगा, ये ध्यान रखिए आप, मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। या पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसके अंदर एक बात देखिए कि प्रोटॉन जो है वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रोटॉन के बारे में पूछ लें अगर इसमें, विच पार्टिकल्स आर पार्टिसिपेटेड इन द चार्जिंग प्रोसेस, तो अपने तुरंत ही वहां क्या लिखाते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारा मतलब प्रोटॉन प्लस का मतलब प्रोटॉन और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, जो कि गलत है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रख लें। प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में। बाहर क्या आ रहे हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो प्रोटॉन पे तो क्या है, कोई इफेक्ट नहीं है, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्रोटॉन की जगह चेंज नहीं हो रही है, प्रोटॉन यहां से बाहर नहीं निकल रहा है, इसका कोई इसमें कोई यूज नहीं है। इसका मतलब चार्जिंग प्रोसेस में प्रोटॉन का कोई काम नहीं है। ठीक है, चार्जिंग प्रोसेस के लिए कौन सा पार्टिकल रहता है, ओनली काम आता है, ओनली इलेक्ट्रॉन काम आता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखना। चार्जिंग ऑफ बॉडी देयर इज ओनली यूज्ड ए सिंगल पार्टिकल इन दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यूज होता है चार्जिंग प्रोसेस में, प्रोटॉन यूज नहीं होता है। मास की बात हमने कर ली, ये भी ध्यान रखें, मास इंक्रीज होता है जहां पार्टिकल पहुंचते हैं। अब कितना इंक्रीज होगा आपको ये दे दिया जाएगा कि 5000 इलेक्ट्रॉन पहुंचे मान लो, तो फिर कितना इंक्रीज होगा। उसके लिए 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो भी आप नोट डाल लें और नोट कर लें। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है। एग्जाम में कभी कभार दी जाती है और ज्यादातर नहीं दी जाती है, इसलिए आपको ये सारी चीजें कांस्टेंट आगे वो याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मिली कूलम है तो वहां ये लिखा नहीं जाएगा कि मिली कूलम का मतलब -3 है, वो अपने को पता होना है। अभी यहाँ बात करें इसकी वैल्यूज की, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी बुक में यूज होगा कि ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आप इसे माइनस में भी लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इट मींस दिस वैल्यू इज अ नेगेटिव। एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन also 1.6 into 10⁻19 coulomb, but this is a positive charge particle, it means this value will be positive. And now mass of electron 9.1 into 10⁻31 kg, ये आप ध्यान रखें। इसके बिना हम मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये हमें पता होना चाहिए। अब यूं कहते हैं कि मान लो 5000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो कितना मास ट्रांसफर हुआ, कितना मास। अब पूछ रहे इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो पहली बात तो कहां कुछ है, जहां से निकले हैं वहां कुछ है तो वहां डिक्रीज हुआ है, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे वहां कुछ है तो वहां इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो 5000। ये किसका मास है, ये एक इलेक्ट्रॉन का। 5000 इलेक्ट्रॉन में निकालना है तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, 5000 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मास जो है वो बॉडी का इंक्रीज हुआ है, वो हमें पता चल जाएगा। दूसरी बात क्या, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.67 into 10⁻⁻27 kg। ये मॉडर्न फिजिक्स में भी सारी काम आएंगी ये बातें।
और यहाँ ये चार्ज वैल्यू सब में चलता ही रहता है लगभग। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है इनका जरूर आप ध्यान रखें और ये लिख लें। ये बेसिक बात है, इसलिए हम इसमें ज्यादा लिखने का काम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इसे समझ ले और मेन चीज जो है वो शॉर्ट में ही लिख लें, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस, तो आप इसमें डायग्राम बना लें, अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप इसमें ये लिख लें कि जो बॉडी है जहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे तो वो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और जहां पर पहुंचेंगे वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। इसी तरह मास के बारे में लिखेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचने वहां मास इंक्रीज होगा, जहां से निकल रहे वहां डिक्रीज होगा। कितना होगा उसकी कैलकुलेशन हम आगे और डिटेल से कर लेंगे, कितना लिखना है इसको। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें बात करेंगे आगे की मेथड्स ऑफ चार्जिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा कल की क्लास का वो होगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आप थोड़ा सा खुद भी बुक से थोड़ा सा रीडिंग वगैरह कर लें तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, समझ में आएगा। बाकी साथ साथ आप लोग थोड़ा नोट कर लें, ये नोट्स वगैरह आप बना लें साथ साथ, ज्यादा सही रहेगा। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट सेकंड जो उसका डे सेकंड में हम बात करेंगे अगली क्लास में, तब तक आप इसको रिवाइज करें।